नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विद्यारंभ। तो जैसे कि बच्चों, आज हम करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बाकी बचे हुए पार्ट्स। कल तक हमने ये समझ लिया था कि एक सेल के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन कैसे होता है, मतलब कि गैसेस और लिक्विड कैसे आती है अंदर और जाती है बाहर। इसके बारे में हमने अच्छे से सीख लिया था। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में सीख लिया था। क्या क्या होता है? 3 सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है, आइसोटोनिक होता है। आज हम समझने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेल वॉल। ये एक्चुअली में सेल वॉल होता क्या है? देखो, एनिमल सेल में ना सेल वॉल नहीं होता। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल मिलते तेरे को प्लांट्स के अंदर मिलता है। तो जो सेल वॉल है आपको बैक्टीरियाज में मिलता है, प्लांट्स में देखने को मिलता है और फंगाई में देखने को मिलता है। सेल वॉल होता क्या है? जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और आउटर कोटिंग होती है, एक और मेम्ब्रेन होता है, थिक होता है बहुत, उसको बोलते हैं सेल वॉल। देख क्या होता है, प्लांट सेल में ना एक नई चीज होती है जो एनिमल सेल के अंदर देखने को नहीं मिलती है। प्लांट हो गया, प्लांट का सेल हो गया, बैक्टीरिया का सेल हो गया या फिर फंगाई का सेल हो गया, इन तीनों में एक नई चीज देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल होता क्या है? तो आपने एनिमल सेल के अंदर पढ़ा कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो होता है, जो बाहर के एनवायरमेंट को और सेल के अंदर कंटेंट को जो डिवाइड करता है, वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं पीएम से लिख रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब प्लांट सेल में क्या होता है ना, ये एनिमल सेल की बात हो गई। अब प्लांट सेल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, तो मेनली हम प्लांट सेल की बात करेंगे। तो प्लांट सेल में इसके बाहर एक और रिजिड आउटर कवरिंग देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्ग आउटर कवरिंग देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं हम सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और एक किन किन में देखने को मिलता है? प्लांट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एमसीक्यू में। प्लांट्स में दिखता है, ये बैक्टीरिया में दिखता है और ये फंगाई में दिखता है। अगर मैंने बोल दिया कि एनिमल्स में नहीं दिखता तो उसका मतलब ह्यूमंस में भी नहीं दिखता, सीधी बात है, क्योंकि ह्यूमंस भी एनिमल किंगडम का ही एक पार्ट है। अब सेल के सारे कंटेंट, ये मेरा सेल का हो गया, ठीक है। ये मेरा सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मेरा न्यूक्लियस और यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म है। अब जब भी मेरा सेल अपने कंटेंट को लूज करेगा थ्रू ओस्मोसिस, जब भी इसके अंदर का लिक्विड बाहर की तरफ जाएगा, तो ये क्या होगा? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अब ये ऐसे हो जाएगा। ये बाहर वाला तो सेम है, बाहर वाले कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अंदर वाला छोटा होगा, इतना हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये क्या हो जाएगा? प्लाज्मा, ये पूरा का पूरा सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा अंदर। तो इस प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। श्रिंक जब हो जाता है सेल, जब मेरा ये सेल श्रिंक होके सेल वॉल से दूर हो जाता है। अभी सेल वॉल के पास था, अब जब इसके अंदर कंटेंट बाहर को चले गए ओस्मोसिस के थ्रू, बाहर क्यों गए होंगे? क्योंकि बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा, तो इसलिए हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये जो इसके अंदर का लिक्विड था वो बाहर की तरफ चला गया। अब जैसे इसके अंदर लिक्विड बाहर की तरफ चला गया, ये श्रिंक हो जाएगा। अब जैसे ये श्रिंक हुआ, देखो डिस्टेंस वो ज्यादा बढ़ गया ना पहले से, तो इसी को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ऐसे ये सारी जो चीजें ना आपको याद रखनी है, पेपर में 1 नंबर में आ सकता है, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज है सीधी। अगर मैं बुकिश डेफिनेशन से बताऊं तो उसका कुछ ऐसे डेफिनेशन बनेगा, व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. Okay. आई समझ? This phenomena is known as plasmolysis. कभी भी ना कोई डेड सेल के अंदर ना ओस्मोसिस नहीं हो सकता। ओस्मोसिस हमेशा एक लिविंग सेल के अंदर ही होता है। डेड सेल मर चुका तो उसके अंदर ओस्मोसिस नहीं होगा। इसका मतलब ना उसके अंदर कुछ आएगा ना उससे कुछ बाहर जाएगा, सीधी बात। ओके, अब पता है सेल वॉल की खासियत क्या है? प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, फंगाई के अंदर सेल वॉल होने से एक बहुत बड़ा अपर हैंड है ह्यूमन या एनिमल से। वो अपर हैंड क्यों है इनका, मैं बताता हूं। अगर तो इनको एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालता है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इसका मतलब बाहर का सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है। हाइपोटोनिक का मतलब ही होता है डाइल्यूट होता है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है। तो इसको उठा के ना, मान ले डाइल्यूट इसमें डाल दे, इस पूरे को उठा के तूने क्या करा? एक डाइल्यूट के अंदर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है बाहर वाला, ठीक है। तूने क्या करा? इसको एक कंटेनर में डाला जिसके अंदर क्या था? बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन था। एक वेसल में डाला जिसके अंदर क्या था? बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन था। अब इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन में मैं क्या लूंगा? हाइपोटोनिक बोलूंगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब होना क्या चाहिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के हिसाब से? जो बाहर का कंटेंट है वो, जो बाहर का कंटेंट है वो अंदर चला जाएगा। जो बाहर का कंटेंट है वो अंदर चले जाएगा। बाहर का कंटेंट मतलब बाहर में जो लिक्विड है, लिक्विड इस सेल के अंदर चले जाएगा। तो जब मैंने बोले बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग हाइपोटोनिक है। वेरी स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत ज्यादा पानी अंदर की तरफ जाएगा। तो जैसे पानी अंदर की तरफ जाता जाएगा ना, ये क्या होता जाएगा? एक सेल वॉल तो इतना ही है, सेल वॉल तो इतना ही है,
अब तेरा ये क्या हो जाएगा ना, ये फूलता जाएगा, ये हाँ, प्लाज्मा ये मेम्ब्रेन ये swell फूलता, स्वेलिंग होती जाएगी, स्वेलिंग होती जाएगी, एक टाइम पे इतनी स्वेलिंग हो जाएगी ये सेल वॉल को टक्कर मारने लगेगा, तो अच्छा। ऊपर की तरफ प्रेशर डालने लगेगा। ओके। तो सेल वॉल क्या करेगा, सेल वॉल वापस नीचे की तरफ प्रेशर मारेगा, जिससे क्या होगा कि बैलेंस हो जाएगा, दोनों प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, हाँ। जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन फटता नहीं है, नहीं तो ये फट सकता था। जैसे एनिमल सेल को मान ले मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बना दिया, फट सकता है, ओके, बर्स्ट हो सकता है वो, लेकिन ये बर्स्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल की प्रोटेक्शन, सेल वॉल वापस नीचे की तरफ प्रेशर मारता है, तो जो बैलेंस कर देता है अंदर ऊपर की तरफ आने वाले प्रेशर को। आई बात समझ? प्लांट का यहाँ पे बहुत बड़ा एक अपर हैंड, क्यों है अपर हैंड? क्योंकि सराउंडिंग मीडियम में कैसे भी चेंजेस होना, उन चेंजेस को ये जो सेल वॉल की वजह से ना, ये प्लांट सेल जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं, जैसा भी मीडियम हो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। लेकिन एनिमल सेल हर मीडियम में अडेप्ट नहीं हो पाएगा, एनिमल सेल डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन ये इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है। ये हो गया सेल वॉल। तो सेल वॉल हमें सिर्फ प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगाई में देखने को मिलता है, एनिमल्स में और ह्यूमंस के सेल में सेल वॉल नहीं होता। सर आइसोटोनिक का क्या होएगा इसमें? कुछ भी नहीं। आइसोटोनिक क्या? आइसोटोनिक का मतलब सेम ही रहेगा। आइसोटोनिक का मतलब ही वही कंसंट्रेशन सेम होती है, जब कंटेंट जो मेरे सेल के अंदर जो कंटेंट है और सेल के बाहर जो कंटेंट है, दोनों कंसंट्रेशन सेम है लिक्विड के अंदर, तो ना ही कोई अंदर आएगा ना ही कोई बाहर जाएगा, मतलब कि आ रहे होंगे और जा भी रहे होंगे, लेकिन नेट इक्वली होगा, मतलब नेट में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसकी वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही ये श्रिंक होगा और ना ही ये स्वेल होगा। अब हम बढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस आपको पता है, अगर ये सेल है तो सेल के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस, ठीक है? तो ये न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस की ना दो लेयर्स होते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, मेम्ब्रेन के 2 लेयर्स होते हैं। आप इसको ऐसा समझो, अगर मैं किसी चीज को उठा के उसके ऊपर 2 बार ना टेप से कवर कर दूंगा, तो उस टेप को आप क्या मानो, आप मेम्ब्रेन मानो। ऐसे 2 कवरिंग, एक बार मैंने लपेटा, दूसरा बार भी मैंने लपेट दिया, कवर वो टेप से लपेट दिया उस चीज को। अब क्या होगा कि मैंने बोला कि इस कवरिंग के अंदर ना छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, अगर मैं इसको कवर कर दूं 2 चीजों से, ऐसे कवर कर दूं, इस कवर के अंदर छोटे छोटे छेद बने हुए हैं। ये छोटे छोटे छेद इसलिए बने हुए हैं ताकि इस न्यूक्लियस के अंदर से चीजें बाहर साइटोप्लाज्म में जा सके। इस न्यूक्लियस के अंदर से चीजें बाहर साइटोप्लाज्म के बाहर अंदर जा सके, न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर तो साइटोप्लाज्म ही है, यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस है पूरा, तो इसी में गिरेगा ना जो भी गिरेगा। अब न्यूक्लियस की पता है, न्यूक्लियस के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस, अगर मान ले कि न्यूक्लियस है, मैं इसको ना जूम करके बना रहा हूँ, इस वाले पार्ट को मैं जूम करके बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है मान ले, हाँ। तो न्यूक्लियस के अंदर ना एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है, इसको मैं बोलता हूँ क्रोमैटिन बोलता हूँ, क्रोमैटिन बोलता हूँ। इस क्रोमैटिन के अंदर पता है क्या होता है? डीएनए होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है। डीएनए मॉलिक्यूल का मतलब है इसके अंदर इनहेरिटेंस के इंफॉर्मेशन है, मतलब कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगा कि जो सेल है वो आगे जाके कैसा बनेगा। इनहेरिटेंस का मतलब जो बच्चा होगा वो कैसे, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, अपने पापा के जैसे, कलर क्या होना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीजें, आगे सेल कौन सा फंक्शन करे, कहां पे जाके सेल कौन सा फंक्शन करेगा बॉडी के अंदर, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है ना, ये इसी के अंदर होती है, डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, ठीक है? वो क्रोमैटिन के अंदर होता है। अब क्या होता है ना, ये क्रोमैटिन ऐसे ही रहता है जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। मैंने बोला कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल इतने सारे क्यों आते हैं, सेल डिवाइड हो रहा होता है हमेशा। तो यहाँ पे जब सेल डिवाइड होने वाला होता है ना, तो क्या हो जाता है, ये जो क्रोमैटिन है अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेता है, ओके, ऐसे अरेंज कर लेता है। इसको मैं बोलता हूँ क्रोमोसोम, बोलता हूँ इसको। क्रोमैटिन क्रोमोसोम में बदल जाता है। अच्छा, जब क्रोमोसोम, जब सेल में क्या होता है, कब बदलता है? डिवीजन के टाइम पे, ड्यूरिंग डिवीजन, ये ड्यूरिंग डिवीजन है। ओके, तो किस चीज का डिवीजन? सेल का डिवीजन, सेल डिवाइड होता रहता है ना, हाँ, मल्टीप्लाई होता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्रोमैटिन है अपने आप को ऐसे रीअरेंज कर लेता है, ऐसे 2 स्ट्रैंड्स के फॉर्म में रीअरेंज कर लेता है। और ये ऐसे नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर ना ऐसे होता है, जैसे कि ये जो है ना हेलिकल, इसमें ऐसे होता है, ये ऐसे होता है एक्चुअली में। अच्छा, तो उसमें ऐसे बना के दिखाया है, ठीक है? 2 स्ट्रैंड्स में अपने आप को अरेंज कर लेता है क्रोमोसोम। अब अगर इस क्रोमोसोम को भी तू उठा के देखा ना, पता है, अगर क्रोमोसोम को अगर तू उठा के देखा, अगर मैं क्रोमोसोम को बनाऊं, मान ले ऐसे मैंने बना दिया क्रोमोसोम को, इस क्रोमोसोम के अंदर ना ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे एक साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, ऐसे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है ना, सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आके बैठे हुए, इसी को मिला के जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। और इसमें से अगर मैं एक मॉलिक्यूल निकाल दूं तो ये एक मॉलिक्यूल ही डीएनए होता है। मतलब कि न्यूक्लियस
न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन क्रोमैटिन और क्रोमोसोम एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, पर वो लेकिन सेल डिवीजन के टाइम में ये रीअरेंज हो जाता है, अपने आप को ऐसे रीअरेंज कर लेता है, उसके नाम उस क्रोमैटिन को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, जीन्स होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स एक साथ आके बैठे होते हैं। इस डीएनए के अंदर ही क्या होता है, हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। अच्छा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और सर डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, अब जब तूने देखा होगा मूवीज के अंदर जब भी कोई मर्डर होता है ना, हाँ। तो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पुलिस आती है, पूरे फोरेंसिक टीम आती है, वो फोरेंसिक टीम ढूंढती है कि वहां से कोई एविडेंस मिल जाए, बंदे के हाँ। नाखून, बंदे के हाथ के फिंगरप्रिंट्स मिल जाए, हाँ। हर चीज में सेल होता है, बंदे के बाल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो उसको फिर जब आके जाके लैब में टेस्ट करते हैं ना, तो उसमें फिर डीएनए की स्टडी करी जाती है। तो अच्छा। डीएनए के अंदर एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, अच्छा। और वो इन्फॉर्मेशन यूनिक होती है। उनके पास भी जैसे होता है सस्पेक्ट हाँ, लिस्ट होगा, मतलब कि मान ले तूने कोई मर्डर किया है, नहीं ये ज्यादा हो जाएगा मान लेते 4 लोग हैं, ए बी सी डी, मेरे पास सस्पेक्ट है ए बी सी डी, ठीक है, इसमें से मैं ए के भी कोई बाल या कुछ भी मैं सेल का वो ले लूंगा, बी का भी, सी का भी, डी का भी, और इनको भी मैं टेस्ट कराऊंगा। अब क्या होगा कि जो मेरे को एविडेंस के पास से जो मेरे को बाल मिला था ना, और उसके अंदर जो मैंने डीएनए की स्टडी करके देखी, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन था, और ए बी सी डी का जब मैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देखूंगा, दोनों में अगर सिमिलैरिटी मिली ना, अगर ए का सिमिलर मिल गया, तो इसका मतलब ए ने वो मर्डर किया। अच्छा, ऐसे होता है तलाशी। ओके, आ रहा है समझ गया? हो गया। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है whenever the cell is about to divide, जब सेल डिवीजन होने वाला होता है ना, the chromatin material get organized into chromosomes। ओके, ठीक है, तो बच्चों क्रोमोसोम के अंदर ना डीएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है। जैसे कि एक सेल को कैसे बनाना है, एक सेल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये सारे इंफॉर्मेशन किसके अंदर होते हैं, इस डीएनए के अंदर होता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एक मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, अगर मेरा सेल डिवाइड नहीं हो रहा, तो डीएनए इस क्रोमैटिन के अंदर प्रेजेंट होगा। डीएनए होगा लेकिन क्रोमैटिन के अंदर होगा। यहाँ पे डीएनए क्रोमोसोम के अंदर है। अब न्यूक्लियस के ना बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एक तो ये हो गया सेलुलर रिप्रोडक्शन, मतलब कि सेल को मल्टीप्लाई करने में। सेलुलर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि एक सेल से दूसरा सेल बन रहा है। हाँ। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ, जो न्यूक्लियस है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, ये डिटरमाइन करने के लिए जो सेल होगा ना वो कैसा फॉर्म लेगा आगे जाके, अपनी मैच्योरिटी पे सेल कैसा फॉर्म लेगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। बच्चों अब क्या है कि अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जिनके अंदर न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, तो वहां पे उस एरिया में जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होता उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। उस न्यूक्लियस जहां पे डिफाइंड नहीं है, तो वहां पे उस न्यूक्लियस की जगह पे सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है, जो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होता। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होता, जिनकी मेम्ब्रेन्स भी नहीं होती, उनकी मेम्ब्रेन्स भी नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक। इसमें प्रो का मतलब पता है क्या है? प्रो का मतलब प्रो नहीं सब कुछ ऐसे, वो वाला प्रो नहीं, ये प्रो है प्रिमिटिव, मतलब स्टार्टिंग से जो था प्रिमिटिव, मतलब जो शुरू से है, शुरू से था। हाँ, शुरू में एक्चुअली में ऐसा था, विद टाइम मैंने बोला था ना एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन के साथ साथ चीजें बदलती रहती है। तो फिर पहले न्यूक्लियस क्लियरली डिफाइन नहीं था, फिर समय के साथ न्यूक्लियस क्लियरली डिफाइन होने लगा, फिर यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनने लगे, तो फिर ऐसे, तो प्रिमिटिव आ गया, प्रिमिटिव ये हो गया। इसका मतलब प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ओके, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब कि प्रॉपर्ली न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है, ये न्यूक्लियस नहीं है इनके पास क्या है, न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड ये होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास। एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, फंगाई। फंगाई नहीं आएगा, फंगाई इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फंगाई के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, स्पोरेंजियम वगैरह याद है, प्रॉपर्ली डिफरेंट पार्ट्स डिफाइंड होते हैं उसके अंदर, तो ऐसा नहीं है, उसके अंदर नहीं होता, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। बैक्टीरिया हो गया, और कुछ एल्गे हो गए, जैसे कि एक एल्गे है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे, तूने पढ़ा भी होगा ब्लू ग्रीन। सर नाइट्रोजन वाले फिक्सेशन वाले में ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है ना, इसका दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल में सेल
प्लाज्मिक मेम्ब्रेन नहीं होती, सॉरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, Okay. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और एक और चीज, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में ना सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। अच्छा, अच्छे खासे सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं दिखते। जो यूकैरियोटिक, एक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डिफाइंड है, जिनके साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, जैसे हम आप, पेड़, फंगस, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? यूकैरियोटिक के अंदर आ जाते हैं, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था कि सर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा और क्या नहीं होता? समझ गया मैं। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? अगर सेल है तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। इनका साइटोप्लाज्म तो होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी सेल ऑर्गेनल्स भी कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, लेकिन इसमें सब कुछ है। यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रॉपर्ली डिफाइंड है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी, और साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है। और खास बात पता है क्या है? यहाँ पे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, वो सारे एक मेम्ब्रेन के अंदर लिपटे हुए होते हैं। अच्छा। मेम्ब्रेन की कोटिंग होती है ना, टेप, मैंने समझो ना, टेप से कवर कर दिया, ऐसे एक मेम्ब्रेन की कोटिंग होती है हर ऑर्गेनल के ऊपर। वो कोटिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। ठीक है। तो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं होते इसके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में ब्लू ग्रीन एल्गे अगर एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रॉपर्ली सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। हाँ। जो एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो जो भी प्लांट्स है, जो भी एनिमल्स है, जो भी बर्ड्स है, ये सारे यूकैरियोटिक, फंगई है, ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। ठीक है। अब ब्लू ग्रीन एल्गे को अगर मैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर रख रहा हूं, तो उसका मतलब इस ब्लू ग्रीन एल्गे को उठाया, मैंने टेस्ट किया, तो उसके सेल के अंदर मेरे को प्रॉपर्ली सेल ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिले, और मेम्ब्रेन भी नहीं मिली, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं, सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग भी नहीं है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, और न्यूक्लियस में डिफाइन नहीं दिख रहा वहां पे। तो उसको मैं न्यूक्लियोइड बोलता हूं, उसको न्यूक्लियोइड बोलता हूं, लेकिन इसको न्यूक्लियस बोलूंगा मैं, ये फर्क होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। हमने पढ़ा था कि अगर ये सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, तो ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। फ्लूइड का मतलब क्या होता है भाई? सर कोई भी लाइक लिक्विड्स। नहीं, यहीं पे गलती है। मैं भी बचपन में यही सोचता था फ्लूइड्स का मतलब सिर्फ लिक्विड्स होता है, गैस भी फ्लूइड्स होता है, पता है? अच्छा। एनीथिंग व्हिच फ्लोस, मतलब कि जो एक जगह से दूसरे के जा सकती है अपने आप। गैस जा सकती है, पानी जा सकता है, सॉलिड नहीं जा सकता। सॉलिड को तो हमें मूव करना पड़ता है ना। हाँ। तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड। इसमें क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर ना बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स, मैं जो रेड कलर से बना रहा हूं, मान लो कि वो सेल ऑर्गेनल्स है, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स है। इन सारे सेल ऑर्गेनल्स का जो फंक्शन होता है ना, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। इसका कुछ और काम होगा, इसका कुछ और काम होगा, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है। एक स्पेसिफिक फंक्शन है सबका। इन्हीं को मैं क्या बोलता हूँ? सेल ऑर्गेनल्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? सेल ऑर्गेनल्स बोलता हूँ। और इन्हीं सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। मैंने बोला ना, कोटिंग होती है, कवरिंग होती है। जैसे न्यूक्लियस के ऊपर एक कोटिंग थी, किसकी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे पूरे सेल के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैसे हर सेल ऑर्गेनल के ऊपर एक और कोटिंग है, जिसको बोलते हैं सेल क्या बोलते हैं इसको? मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन बोलते हैं। हर ऑर्गेनल के ऊपर एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। ठीक है। और ये किसमें होता है? मेनली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता कवरिंग। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन की कवरिंग पाई जाती है प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक, सॉरी, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अलग कर दियो उस मार्कर को। हाँ। इसको अलग कर देना, इसे जरूरत नहीं है। सर ये बुक के नीचे रेड, सर मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ था जो चलता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब पता है क्या है मेम्ब्रेन की खासियत? पता है क्या है? तो बोला यार मेम्ब्रेन की इतनी इंपॉर्टेंस कैसे है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आप बता रहे हो, तो मेम्ब्रेन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है यहाँ पे? मेम्ब्रेन की इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए है यहाँ पे क्योंकि फॉर एग्जांपल वायरस की बात करते हैं, वायरस का अपना कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, वो डेड होता है, इनएक्टिव होता है। वो किसी के बॉडी के बाहर वो इनएक्टिव होता है। जैसे वो किसी की बॉडी के अंदर चले जाता है ना, किसी की बॉडी के अंदर चले जाता है ना, तो वो उस बॉडी के सेल का यूज करके वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। अच्छा, जब कोई सेल जाते किसी के अंदर, अबे कोई वायरस किसी की बॉडी के अंदर घुस जाती है। अच्छा। उस वायरस का खुद का तो कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, तो वो इनएक्टिव होता है। मतलब समझ रहे हैं मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस? समझ रहे हैं? इनएक्टिव होता है। और जैसे वो किसी की बॉडी के अंदर घुस जाता है ना, तो उसके सेल पे अटैक करता है, तो सेल उस बॉडी के सेल का यूज करके वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा होता है।
तो मेम्ब्रेन के ना होने की वजह से ना वायरस भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाता अनलेस एंड अनटिल वो किसी की बॉडी में चला गया हो। Okay. बॉडी के बाहर वो डेड बॉडी जैसे ही होता है, उसके अंदर कोई लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस ये होती है। तो जो अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना उसको एक बार मैं समराइज करके बताता हूँ, उसके बाद इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बीच का डिफरेंस मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहला डिफरेंस, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती है ना, इनकी साइज जो होती है रिलेटिवली स्मॉल होती है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। हाँ. इनकी साइज कैसे होती है भाई? 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर क्या होता है? ये जो लेटर है ना, ये माइक्रो, ये यू नहीं है, इसको न्यू बोलते हैं, ऐसे लिखा जाता है इसको। अच्छा, ये ग्रीक लेटर है। और 1 माइक्रोमीटर होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब ये होगा तो 1 मीटर को ना, 1 मीटर को 10 लाख जनों में बांट देगा। 1 मीटर को 10 लाख जनों में बांट दे। अच्छा, इतना छोटा होता है इसका साइज। 1 मीटर को 10 लाख पार्ट में बांट दे, इतना छोटा होता है इसका साइज। तो मतलब ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। और रिलेटिवली यूकैरियोटिक का जो साइज होता है वो इनसे बड़ा होता है। इनका साइज क्या होता है? 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड होता है। अच्छा। हमें सेल के अंदर प्रॉपर्ली दिख जाता है, हाँ भाई ये रहा न्यूक्लियस, हाँ. दिखता है। और मैंने बोला था इस न्यूक्लियस के ऊपर डबल कोटिंग होती है। हाँ. मेम्ब्रेन की डबल वो कोटिंग, भी- न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डबल कोटिंग होती है। यहाँ पे न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता, न्यूक्लियस नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड है यहाँ पे। अच्छा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है यहाँ पे। यहाँ पे न्यूक्लियस भी डिफाइंड नहीं है। इसको जो न्यूक्लिक एसिड वहां पे थोड़ा बहुत कुछ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसको। और वहां पे उसके ऊपर कोई कोटिंग वोटिंग कुछ नहीं होती। और तीसरी चीज, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ना क्रोमोसोम एक ही होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर मोर देन वन, मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं, मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं। हाँ. क्रोमोसोम्स किसके अंदर पाए जाते हैं? क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है, वो सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेता क्रोमोसोम बन रहता है। है। और उसी क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। जीन्स होता है, फिर वो जो जेनेटिक एक होता है वो इंफॉर्मेशन, डीएनए होता है. हाँ, एक मॉलिक्यूल जो होता है, DNA. तो इसी के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम के अंदर। अब यहाँ पे चौथा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनके जो भी सेल ऑर्गेनल्स है उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती। मैंने बोला एक तो सारे सेल ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत मिलेंगे, और जो थोड़े बहुत मिलेंगे भी ना उसके ऊपर वो कवरिंग नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होता है ना, उनके ऊपर वो एब्सेंट होता है। अच्छा. लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे ना यहाँ पे, उन सब के ऊपर एक कवरिंग होगी मेम्ब्रेन की, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। हम सब यूकैरियोटिक है। हाँ. हम हो गए, पेड़ हो गया, फंगाई हो गए, एल्गे हो गए, सारे यूकैरियोटिक है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं ना, तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया हो जाएगा और ब्लू ग्रीन एल्गे हो जाएगा। इतना याद रख लो, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे, या फिर साइनोबैक्टीरिया लिख लो। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गे। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं आज की क्लास में जितना भी मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। जो बाकी बचा हुआ टॉपिक है, हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम पढ़ रहे होंगे कि हर एक सेल ऑर्गेनल क्या फंक्शन करता है। तो बाकी अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हो आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन भी दबा देना यार।